तो पिछले क्लास में हम लोग एक हेडिंग डाले थे वाष्प दाब अवनमन, जिसको हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है इसको समझिए। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि पी नॉट ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी एस उसी से बने विलयन का वाष्प दाब है। और पी नॉट जो होता है ना वह पी एस से हमेशा बड़ा होता है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। अब ये कितना अधिक होता है, यदि मैं पूछूं कि कितना अधिक होता है ये इससे, तो ये आसान है, पी नोट में से पी एस को घटा दीजिए। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप इंडिकेट कर देना, यहाँ डेल्टा पी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब अवनमन को हम लोग डेल्टा पी से सूचित करते हैं। और ये डेल्टा पी बराबर क्या होता है, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस। तब तो बड़ा आसान बात हुआ ना। यदि इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कहेंगे कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसी के विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसी तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। लिख लेना, इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, जहां पर पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी एस विलयन का वाष्प दाब है। तो पहले आप समझे वाष्प दाब, फिर समझे वाष्प दाब अवनमन। अब हम लोग समझेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगला स्टार देखिए, हेडिंग लिख दीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसी को हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पहले भी बताया गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसीलिए ना इसको RLVP से हम लोग डिनोट करते हैं। बाबू ये RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह एक अनुपात, तो ये RLVP क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है बाबू, ये भी बहुत ही आसान चीज है, इसमें कुछ है नहीं। पिछले टॉपिक में भी आप पढ़े थे वाष्प दाब अवनमन, जिसको हम लोग डेल्टा पी से सूचित करते थे। और ये क्या है, पी नॉट, यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसी के अनुपात को हम लोग RLVP कहते हैं। यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात है। तो आप एक काम कीजिए, इसको पहले आप डिफाइन कर लीजिए। तो क्या लिखना है, इसको डिफाइन कीजिए, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन कहा जाता है, यानी RLVP बराबर क्या है, ये दो चीज का अनुपात है। किस किस चीज का, वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। तो वाष्प दाब अवनमन हम लोग कहते हैं डेल्टा P को, ये हो गया P नोट। तो यहाँ से RLVP बराबर हम लोग लिख सकते हैं P नोट माइनस PS बाई P नोट। क्यों? क्योंकि डेल्टा P बराबर, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पीछे पड़े, ये होता है P नोट माइनस PS। और इसके नीचे एरो देके लिख लीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, लिख लीजिए खुद से, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिखिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यह सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि यह सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। P नोट माइनस PS बाई P नोट, इसी को हम लोग RLVP कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बाबू P नोट जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। P नोट कांस्टेंट कैसे है, अब ये समझिए। विलायक का एक बार जो वाष्प दाब आप निकाल लीजिएगा वही रहेगा, लेकिन PS जो कि विलयन का वाष्प दाब है, ये घट और बढ़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितना विलय मिला रहे हैं। जितना ज़्यादा चीनी टाइप का विलय या नमक ये सब मिलाते जाइएगा, PS का मान उतना ही कम होता जाएगा, और PS का मान कम होता जाएगा तो ओवरऑल का मान कम हो जाएगा, या ओवरऑल के वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। यानी यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, कि यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो अब आपको जब भी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहे तो आप तुरंत समझ जाइए वो P नोट माइनस PS बाई P नोट, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम एक लॉ पढ़ेंगे। तो हेरिंग होगा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ ऑफ RLVP मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट का क्या नियम है, आज इस नियम को हम लोग समझेंगे। अब इस नियम को आप समझिए, ये क्या नियम कहता है। अब इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। भाषा में लिख देना एक अलग बात है और उसको समझना एक अलग बात है। हम आपको कुछ कुछ बात बोलते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, तो ये शुद्ध पानी हुआ। तो शुद्ध पानी है ये, तो शुद्ध पानी यदि है तो इस विलयन का कुछ यदि ये शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, जिसके वाष्प दाब को हम लोग क्या कहेंगे, P नोट कहेंगे। अच्छा, पानी आप लिए हैं तो इसकी कुछ ना कुछ मोल की संख्या होगी, तो चलिए वो एक अलग बात है। अब थोड़ा सा इसमें चीनी या नमक कुछ मिला दीजिए, तो चीनी या नमक मिलाइएगा तो उसके भी कुछ ना कुछ मोल की संख्या होगी। तो चीनी या नमक या जो भी विलय मिलाए हैं उसका आपको मोल पता चल जाएगा। इसका मोल पता चल गया, इसका मोल पता चल गया, तो दोनों का मोल प्रभाव आप निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों आप निकाल सकते हैं,
क्योंकि जब आप विलियन बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कितना मोल जल लिए हैं और कितना मोल विलय लिए हैं। अच्छा, जब इसमें आप चीनी टाइप का कुछ डाल दीजिएगा तब जो इसका वाष्प दाब होगा उस वाष्प दाब को हम लोग क्या कहेंगे, पीएस कहेंगे। तो राउल्ट ने क्या किया कि पी नॉट पीएस और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंटल बात देखा, जिसको उन्होंने वो नियम के रूप में बताया। उन्होंने पाया कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब इसका वैल्यू उन्होंने निकाला तो वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया। यानी इनके अनुसार नियम दिया गया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसी बात को आप लिख लेंगे कि इनका जो स्टेटमेंट है, लॉ है, वह यह है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी इनके अनुसार ये कहा गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखिए आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा पी बाई पी नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, आप याद कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग पढ़े थे एन बाई एन प्लस कैपिटल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर ये आप मोल फ्रैक्शन में देखिए, ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये सब एक फॉर्मूला बनता जा रहा है जिस पर क्वेश्चन बनेगा। इससे आगे हम लोग लिख सकते हैं, देखो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, एन को याद कीजिए, वहाँ पर हम लोग W1 बाई M1 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2 पढ़े थे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप याद कीजिए मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच एक रिलेशन था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ लिख ही सकते हैं इस फॉर्मूला से। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग पढ़े थे मोलालिटी बटे मोलालिटी प्लस 55.5, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वाटर सॉल्वेंट के लिए वैलिड है, ओनली फॉर वाटर सॉल्वेंट। और किसी अन्य सॉल्वेंट के लिए यदि आप यही फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एम बाय स्मॉल एम प्लस 1000 बटा कैपिटल एम, जहाँ पर कैपिटल एम जो है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये सब बात बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना बात लिखा गया ये सब फॉर्मूला है और सब पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप क्वेश्चन बनाओगे। तो इस तरह से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है यह टॉपिक समाप्त हो गया। इससे रिलेटेड जो भी लॉ था वो सब, अब यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आप NCERT से बनाइए। पिछले लेक्चर में बोला गया था कि यदि क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप बोलिएगा, उसका PDF डाल देंगे, कोई भी तरीका से आप तक क्वेश्चन पहुँच जाएगा। लेकिन उस तरह का कोई रिस्पॉन्स ने आपने दिया नहीं तो हम भी उतना तो छुएंगे नहीं उसको। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। यदि आगे रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भेज देंगे, उसका हम ऑप्शन बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन का एक सेट है, 100 क्वेश्चन है, सब न्यूमेरिकल है। IIT स्टैंडर्ड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें, तो आप उसको करोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल
प्रेशर। राउल्ट के आंशिक दाब का नियम, राउल्ट के आंशिक दाब का नियम, ये पढ़ेंगे। अब ये राउल्ट के आंशिक दाब का नियम क्या है, इसको आप पहले समझिए। सबसे पहले आप ये समझो कि आंशिक दाब कहते किसको है। देखो, राउल्ट के आंशिक, सबसे पहले आप आंशिक दाब को समझिए, इस टर्म को आप समझिए। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और इंडिकेट किया जाता है स्मॉल पी से। ये टर्म लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, इस बर्तन में एक गैस ए भरा हुआ है और एक गैस बी भरा हुआ है, या दो तरह के लिक्विड का वाष्प भरा हुआ है, एक लिक्विड ए का वाष्प और दूसरा लिक्विड बी का वाष्प, क्योंकि प्रेशर टर्म जनरली गैस के लिए आता है। तो इसमें जो दोनों वाष्प भरा हुआ है, या गैस मान के चलिए, तो ए गैस भरा हुआ है, बी गैस भरा हुआ है, तो दोनों गैस भरा हुआ है। अब आपसे एक सीधा सा प्रश्न है कि इसमें यदि जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा होगा वह किसके कारण है, सिर्फ ए के कारण, सिर्फ बी के कारण, या दोनों के कारण? तो ऑब्वियसली आप यही जवाब देंगे कि यहाँ अंदर में जो प्रेशर होगा वह टोटल प्रेशर ए और बी दोनों को मिला के होगा। तो मान लीजिए कि दोनों को मिला के जो प्रेशर है वह 2 atm है। तो हम आपसे पूछते हैं कि उस 2 atm में सिर्फ ए कितना लगा रहा होगा, ए का अपना प्रेशर कितना होगा, बी का अपना प्रेशर कितना होगा, इसका अपना प्रेशर और इसका अपना प्रेशर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर 2 atm के बराबर हो जाएगा। तो ए जो अपना प्रेशर लगा रहा होगा ना, तो ये इंडिविजुअल ए के प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे, ए का आंशिक दाब कहेंगे, और बी के इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या बी का आंशिक दाब कहेंगे। यानी आंशिक दाब की बात तब होती है जब 2 या 2 से अधिक गैस या 2 या 2 से अधिक वाष्प आपस में मिले होते हैं। तो आंशिक दाब क्या है? आंशिक दाब गैसीय मिश्रण में किसी एक गैस का अपना दाब होता है। तो अब राउल्ट के आंशिक दाब का क्या नियम है, ये किस तरह का जो नियम दिया, इस बात को आप समझिए। हम आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाते हैं और यहाँ से आपको लिखना भी है। मान लीजिए कि 2 बर्तन है, एक बर्तन में प्योर लिक्विड ए है, और मान लो एक दूसरा बर्तन है, इसमें प्योर लिक्विड बी है। दोनों का दोनों प्योर है, अभी अलग अलग है। तो बताइए, इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट कहेंगे, इसके वेपर प्रेशर को भी हम पी नॉट कहेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों प्योर है। अब दोनों को यदि पी नॉट मान लें तो पता कैसे चलेगा कि ए का वेपर प्रेशर कौन है और बी का वेपर प्रेशर कौन है? और हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कि अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको कह दीजिए पी नॉट ए और इसको कह दीजिए पी नॉट बी। यदि आपसे कोई पूछे कि पी नॉट ए क्या है, तो हम कहेंगे शुद्ध ए का वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है? शुद्ध बी का आंशिक दाब। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को मिला दीजिए और दोनों को मिलाकर एक बड़े बर्तन में इसको मिलाइए। तो ये जो हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। यानी बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब द्विअंगी विलयन, जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, जैसे इसमें ए और बी है। तो ये ए और बी का 2 कंपोनेंट का ये सॉल्यूशन बना। अब बताइए कि वेपराइजेशन तो यहाँ भी हो रहा होगा, वेपर प्रेशर यहाँ भी क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएस, क्योंकि ये तो विलियन है, और विलियन के वेपर प्रेशर को क्या बोला जाता है? पीएस। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जो पीएस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उत्पन्न हो रहा है, वह सिर्फ ए के वेपोराइजेशन के कारण, या सिर्फ बी के वेपोराइजेशन के कारण, या फिर दोनों के वेपोराइजेशन के कारण?
तो सीधा सा जवाब होगा कि ए भी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है और हर लिक्विड वेपोराइज होता है। तो ए भी वेपोराइज कर रहा होगा, बी भी वेपोराइज कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर उत्पन्न होगा ए के वाष्प के द्वारा भी और बी के वाष्प के द्वारा भी, और कुल मिलाकर जो वाष्प दाब है वह उसको हम पीएस कहते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर जो वाष्प दाब है वो पीएस है। तो इसमें ए कितना लगा रहा होगा, बी कितना लगा रहा होगा, तो ए के दाब को हम लोग ए का आंशिक दाब कहेंगे, बी के दाब को हम लोग बी का आंशिक दाब कहेंगे, और इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह पीएस के बराबर हो जाएगा। यानी ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब ये बराबर हो जाएगा किसके, पीएस के। पीएस का तो मान आपको पता चल जाएगा, यदि हम इस पर बैरोमीटर लगा दें तो बैरोमीटर हमको आराम से बता देगा कि पीएस का मान कितना है, यानी इस विलियन का वेपर प्रेशर कितना है। लेकिन वह बैरोमीटर आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि ए का कितना प्रेशर है और या फिर इंडिविजुअल बी का कितना प्रेशर है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्ञात करेंगे ए का प्रेशर, कैसे ज्ञात करेंगे बी का प्रेशर, यही बात आपको ये थ्योरी समझाएगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे इसी बात को कि किसी भी, अब जैसे देखिए ये गैसीय मिश्रण है, जो कि वाष्पीकरण तो दोनों का हुआ है, तो ये गैसीय मिश्रण है ए और बी। तो हम चाह रहे हैं कि ए कितना प्रेशर लगाया, बी कितना प्रेशर लगाया, इसको सीखें। तो इसको ये डायरेक्ट बैरोमीटर नहीं बता पाएगा, क्योंकि बैरोमीटर जब भी लगाओगे तो दोनों गैस का वो दाब बताएगा, एक गैस का दाब नहीं बताएगा। तो हमको चाहिए किसी एक गैस का दाब, ये कैसे निकलेगा? इस बात को निकालने के लिए आपको राउल्ट के आंशिक दाब नियम को पढ़ना पड़ेगा। अब ये राउल्ट का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, इसको आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस विलियन में ए का अपना दाब कितना होगा, यानी पी ए कितना होगा, इस विलियन में बी का कितना होगा, ये सब निकलेगा राउल्ट के आंशिक दाब नियम से। अच्छा जरा सोचिए आप, इस विलियन को बनाने में यदि ए की मात्रा ज्यादा लेते और बी की मात्रा कम लेते तो ए का वेपोराइजेशन ज्यादा होता, ए का वेपर ज्यादा बनता, तो ए का प्रेशर भी ज्यादा बनता। बी का कम लेते तो बी का वेपर प्रेशर कम होता, बी का वाष्प कम रहेगा तो बी का वेपर प्रेशर यानी बी का आंशिक दाब कम होगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंशिक दाब है यानी इसका जो अपना दाब है, यह इस विलियन में ए की मात्रा और बी की मात्रा पर निर्भर करता है, और मात्रा को हम यहां पर मोल फ्रैक्शन से इंडिकेट करेंगे। एक्चुअल में इससे रिलेटेड राल्ट्स ने जो नियम दिया वह नियम यह है कि किसी भी इस तरह के मिश्रण में जब आप किसी भी लिक्विड का एक का आंशिक दाब निकालते हैं तो वह उसके विलियन में उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पी ए निकाल रहे हैं तो एक्स ए इंटू पी नोट ए हो जाएगा, और पी बी निकाल रहे हैं तो ये एक्स बी इंटू पी नोट बी हो जाएगा। प्योर लिक्विड ए है, यहां पर बैरोमीटर लगा दोगे पी नोट ए का मान पता चल जाएगा। प्योर लिक्विड बी है, यहां पर बैरोमीटर लगा दोगे पी नोट बी पता चल जाएगा। तो पी नोट ए पता चल जाएगा, पी नोट बी पता चल जाएगा। तो पी नोट ए पता है, पी नोट बी पता है। अब उस विलियन को बनाने में ए कितना मोल डाले, बी कितना मोल डाले, इससे आपको ए और बी का मोल प्रभाज पता चल जाएगा, और इस रिलेशन से हम दोनों का आंशिक दाब निकाल सकते हैं। हो गया, यही नियम है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इस स्टेटमेंट को जरूर लिख लीजिए आप। स्टेटमेंट में आप लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। देखिए तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, इसमें हम लोग लिखेंगे किसी विलियन में, ऐसे अब हम लिख देते हैं, आप लिखिए, विलियन में किसी खास अवयव का आंशिक दाब, जिसको आप पी नोट ए कहते हैं, का आंशिक दाब विलियन में उसके मोल प्रभाज, विलियन में उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, तथा शुद्ध अवस्था में उसके
मूल प्रभाज के बराबर होता है। दैट्स ऑल। यानी पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसी में मान लीजिए 3 गो लिक्विड रहता, तो 3 गो लिक्विड रहता, जैसे सी रहता तो पी नॉट पी सी बराबर क्या होता, तो हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी नॉट सी, इस तरह से। तो ये बेहद आसानी से निकल जाता है। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल बनेगा और ये सब न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं यदि आप चाहें तो ये था रॉल्ड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी में आपको एक नया टर्म पढ़ने के लिए मिलेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है, इसको भी आप समझिए। डाल्टन ने कौन सा नियम दिया? डाल्टन ने किसी विलियन का बात नहीं किया। डाल्टन ने सिर्फ 2 गैस, जैसे मान लीजिए गैस ए है और गैस बी है, 2 गैस को हम मिला दिए, मान लीजिए कुल दाब 5 atm है। अब आपसे यदि हम पूछें कि ए का आंशिक दाब कितना है, मतलब सिर्फ ए कितना प्रेशर लगा रहा है, जैसे ये 2 लगा रहा होगा तो ये 3 लगा रहा होगा, ये यदि 3 लगा रहा होगा तो ये 2 लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 5 atm हो जाए। तो हम कैसे समझें कि ए 2 लगा रहा है कि ए 3 लगा रहा है? यानी हम ए का आंशिक दाब निकालना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए, गैसीय मिश्रण में किसी खास गैस का आंशिक दाब गैसीय अवस्था में उसके मोल प्रभाज गैसीय अवस्था में उसके मोल प्रभाज तथा गैसीय मिश्रण के कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या नियम है, इसको समझिए। जैसे यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी था, तो इसमें मान लीजिए गैस ए है और गैस बी है, तो गैस में इसका मोल प्रभाज क्या है, आप इसको निकाल लीजिए। जैसे मान लो कि एक गैस 2 मोल मिलाया गया, दूसरा गैस 3 मोल मिलाया गया, तो ए का मोल प्रभाज निकल जाएगा, बी का मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज को हम लोग ना वाई से इंडिकेट करते हैं। तो मान लीजिए गैस, जब ये गैस बना होगा तो मान लीजिए कि वाई ए जो है वह ए का मोल प्रभाज है और वाई बी है यह बी का मोल प्रभाज है। गैसीय अवस्था में हम लोग वाई ए वाई बी कहेंगे, और यही द्रव अवस्था में इसको हम लोग एक्स ए और एक्स बी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि पी ए जो होता है ना वह वाई ए इंटू पी एस के बराबर होता है, और पी बी जो होता है वह वाई बी इंटू पी एस के बराबर होता है। इस तरह से तो यहां से आप डाल्टन का आंशिक दाब का नियम समझ चुके हैं। अच्छा, इसमें आपसे कोई पूछे कि वाई ए क्या है, वाई बी क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है। एक्स ए का मूल प्रभाज द्रव अवस्था में, एक्स बी का मूल प्रभाज द्रव अवस्था में, वाई ए का मूल प्रभाज गैसीय अवस्था में, और वाई बी क्या है, बी का मूल प्रभाज गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था के मूल प्रभाज को वाई से इंडिकेट कर रहे हैं और द्रव अवस्था के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसी का ना आपको एक पढ़ना है कंबाइंड फॉर्मेट, मतलब आप इसको देखिए ये क्या है कंबाइंड फॉर्मेट। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कंबाइंड लॉ ऑफ
रॉल्ट एंड डाल्टन। देखिए पी ए बराबर हम लोग पढ़े कि ये होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट सॉरी, और पी ए बराबर वाई ए इंटू पी एस ये होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए बराबर वाई ए इंटू पी एस। ये हो गया इसका कंबाइंड फॉर्मेट। एक्स ए क्या है? ए का मूल प्रभाव द्रवावस्था में। पी नॉट ए क्या है? ए शुद्ध ए का वाष्प दाब। वाई ए क्या है? गैसीय अवस्था में ए का मूल प्रभाव। और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ये सब बात आपको वहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? यदि नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ये सब क्या है। इस तरह से आप आसानी से इसके कंबाइंड फॉर्मेट पर भी काम कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, यदि ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो पी एस बराबर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। मतलब एक जितना दाब लगाया बी जितना दाब लगाया, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो वो कुल विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो पी एस बराबर क्या होगा बताइए? तो पी एस बराबर हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन। इसका भी यूज न्यूमेरिकल बनाने में होता है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद।